Now let's come to the second part, that is article. What is article? एक तो आर्टिकल होता है लेख, मैं कुछ दूसरे आर्टिकल की बात कर रहा हूँ और वो आपने पढ़ा है, फिर भी थोड़ा सा जरूरी है कि हम जानें क्योंकि हम सतत रूप से गलतियां करते हैं. ए एन और दी, ए एन और दी, THED, तीनों क्या हैं? आर्टिकल. क्या जरूरी है, क्या उपयोग है, कब लगता है? तो विस्तार से परिभाषा आदि पे ना जाके मैं बताऊंगा कि ए आपको तब लगाना है जब आपने किसी चीज के बारे में पहली बार बोला. कुछ नाउन के बारे में, आप नाउन के साथ लगता, आपने पहली बार बोला तब ए लगेगा. और यदि पहली बार बोलने के बाद दोबारा आप उसी के बारे में बोल रहे हैं तो द लगेगा. बिल्कुल सही, ध्यान से सुनिए. ए और द में क्या अंतर है? ए तब लगता है जब आपने किसी नाउन का उपयोग पहली बार किया है. मुझे एक आम देना, मुझे एक आम देना. गिव मी ए मैंगो, ए मैंगो. मैंने ये नहीं कहा मुझे वो आम चाहिए, मैंने ये नहीं कहा मुझे वो पेन चाहिए, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये कंघी चाहिए, कोम, COMB, कोम यानी कंघी. मैंने कहा मुझे एक आम दे दो. तो गिव मी ए मैंगो, गिव मी ए मैंगो, एक आम. राइट, गिव मी ए मैंगो, एक आम हुआ. अब मैं कहता हूं तुमने मुझे एक आम दिया, वो आम बड़ा मीठा था. तो मैं किस आम की बात कर रहा हूं? जो आपने दिया था. मैं बाजार गया, वो बाजार बड़ा शानदार था. मैं मॉल गया, मॉल बड़ा अच्छा था. मैं जूता खरीदा, वह जूता बड़ा अच्छा था. तो पहली बार जब हम यूज करते हैं, मैंने जूता खरीदा, आई बॉट ए पेयर ऑफ शूज. जूता जो है वो एक नहीं खरीदते, जोड़ी में खरीदते हैं ना, तो पेयर बोलते हैं, पेयर ऑफ स्लीपर और पेयर ऑफ शूज. आई बॉट ए शू नहीं बोलते, मैंने एक जूता खरीदा नहीं बोलते, आई बॉट ए पेयर ऑफ शूज. सो ए पेयर, द पेयर इज वेरी गुड. अब द मतलब क्या हुआ? वो वाला जूता जो मैंने खरीदा है. निश्चित हो गया मैं कौन से जूते की बात कर रहा हूं, उस जूते की जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं. बार बार नाम ना लेकर के मैं उसको दी में बदल देता हूं. आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, द पेन इज ब्यूटिफुल. मेरे पास एक पेन है, वह पेन बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है. कौन सा पेन? वह पेन. आई हैव द पेन नहीं बोलेंगे. आई हैव द पेन में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि शायद पहले उस पेन के बारे में बात हो चुकी है. आप पूछ रहे हो कि वो पेन किसके पास है. यदि आपने पूछा अरे मेरा पेन किसके पास है, तब मैं क्या बोलूँगा? आई हैव द पेन. तुम्हारा वो वाला पेन मेरे पास है. तब मैं कहूँगा आई हैव द पेन, आई हैव दैट पेन. आई हैव ए पेन तब नहीं बोलूँगा. यदि सामने वाला पूछता है कि तुम्हारे पास मेरा पेन है क्या, तो मैं उसको बोलूँगा यस आई हैव दैट पेन. और यदि मैं बोलता हूँ आई हैव ए पेन, तो इसका मतलब मैं सामने वाले को कह रहा हूँ मेरे पास एक पेन है, जरा देख लो वो तुम्हारा है क्या. तो ए और दी में अंतर ये है, ए अनिश्चित है और दी निश्चित है. सो ए अनिश्चित, फिर से दोहरा रहा हूँ, जब आइटम जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जब वस्तु जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो निश्चित नहीं है. कौन सी वस्तु? मैं पेन के बारे में तो बात कर रहा हूँ, पर कौन सा पेन, ये जब निश्चित नहीं है तो ए लगेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट ए पेन. और जब उसके बारे में बात कर लिया तो निश्चित हो गया कि अब आगे मैं उसके बारे में बात करूंगा, उसी के बारे में, आगे उसी पेन के बारे में बात करूंगा. तब मैं क्या बोलूंगा? आई हैव ए पेन, द पेन इज फैंटास्टिक, द पेन इज ब्यूटिफुल, द पेन इज वेरी स्मूथ. तो ए और दी में अंतर यह है कि ए है अनिश्चित के लिए
और दी उपयोग करते हैं जब वह अनिश्चितता निश्चित हो जाती। तो इसके भी कुछ अपवाद हैं दी के लिए, लेकिन वो जब आप और गहराई से पढ़ेंगे तब समझेंगे। गॉड के साथ दी होता है, पंजाब राज्य के साथ पहली बार में ही दी का उपयोग करते हैं, ये खैर दूसरी चीज़ें, लेकिन अमेरिका के साथ दी का उपयोग होता है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द भारत नहीं बोलते, द यूनाइटेड अमेरिका के साथ लेकिन दी लगता है, पहली बार में निश्चित है, लेकिन भारत और अन्य देशों के साथ दी नहीं लगता शुरू में, ये बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना जानें कि ए जो है अनिश्चित के लिए, और जब वो चीज़ निश्चित हो जाती है और उसी के बारे में बात करना है तो दी। I have a pen, the pen is good. I went to a bazaar, the bazaar was fantastic. कौन सा बाजार? वो बाजार जहाँ मैं गया था। कौन सा बाजार? वो बाजार जहाँ मैं गया था। The bazaar is good. कौन सा बाजार यार? वही वाला जहाँ मैं गया था। Clear? I have a coat. The coat is very well stitched. The coat is very well stitched. बहुत अच्छा, वह कोट अच्छा सिला हुआ है। कौन सा कोट अच्छा सिला है? जो मेरे पास एक कोट है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं, वो कोट अच्छा सिला हुआ है। क्लियर? तो ए और दी में अंतर समझ गए। अब एन क्या चीज है? ए एन एन अनिश्चित। ए क्या है? अनिश्चित है। कई शब्द ऐसे हैं अंग्रेजी में जिनकी शुरुआत AEIOU से होती है। मैं फिर से दोहरा दूं, अंग्रेजी के कई शब्द, कई नाउन ऐसे हैं जिनकी शुरुआत पहला अक्षर, उस शब्द का पहला अक्षर या तो ए से शुरू होता है, या ई से, या आई से, या ओ से, या यू से। ये क्या है? वॉवेल। क्या है? वॉवेल। वॉवेल हैं जब इनका उच्चारण, जब ये AEIOU से शुरू होते हैं तो इनका उच्चारण क्या बनता है? ए से कल्पना करिए AIR, एयर, या ए से कल्पना करिए एप्पल, APPLE। अब एप्पल के साथ मैंने एक एप्पल खाया, मैं कहता हूँ, तो I ate a apple। बड़ा तकलीफ हो रही है बोलने में। I ate a apple। ए एप्पल नहीं बोल पाते, तकलीफ होती है, स्मूथ नहीं होता, फ्लो नहीं रहता, क्योंकि ए है और उसके बाद फिर ए है, एप्पल में भी ए है और उसके पहले मैं ए बोल रहा हूँ, तो तकलीफ हो रही। ऐसे ही यदि ई से इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक का ई, इलेक्ट्रॉनिक्स, अब इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तकलीफ हो रही, ब्रेक लगता है क्या? इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना, तकलीफ होती है बोलने में। तो ऐसे में यदि अनिश्चित है तो ए और ई आ गया, दिक्कत हो रही। ऐसे ए और आई आता है। आई के लिए एक शब्द ले लें हम, इंक, इंक पॉट। इंक तो लिक्विड है, इंक पॉट यानी दवात। ए इंक पॉट बोलने में तकलीफ हो रही है। ऐसे ही ओ, ऑरेंज, ए ऑरेंज, आई वॉन्ट ए ऑरेंज, गड़बड़ लगता है, रुकता है, फ्लो रुकता है बोलने का। ऐसे यू के साथ भी, यू अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मैंने छाता, ए अम्ब्रेला, प्लीज गिव मी ए अम्ब्रेला, कृपया मुझे एक अम्ब्रेला दो। मतलब क्या हुआ? मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि ऐसे शब्द जो ए या ई या ओ या आई या यू से शुरू होते हैं, ऐसे नाउन, तो इनसे शुरू होने के पहले ए नहीं लगाते, उसके बदले ANN लगा देते हैं बस। ए अनिश्चित है, ऐसे ही एन भी अनिश्चित है। तो ए और एन अनिश्चित आइटम के लिए, और दी जब वो निश्चित हो जाता है तब के लिए, या निश्चित आइटम के लिए। जैसे सूरज एक ही है, द सन होता है, ए सन नहीं होगा कभी भी। द मून, चंद्रमा एक ही है, द अर्थ एक ही है। वहाँ पे हम नहीं बोलेंगे कि आई वेंट टू एन अर्थ, या आई वेंट टू ए सन,
आई हैव सीन ए सन, ऐसा सुना है कभी? आई हैव सीन ए सन, मैंने एक सूरज देखा। सूरज तो एक ही होता है, निश्चित है, तो वहाँ डी लगेगा। ये दूसरी बात है। लेकिन अभी हम फिलहाल फिर यहीं पे आए कि एन का उपयोग कब होता है? जब कोई सा नाउन का शब्द का पहला अक्षर, फर्स्ट लेटर ऑफ ए नाउन वर्ड स्टार्ट विद ए, ई, आई और ओ और यू। तो वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक विथ फ्लो, with continuation, with rhythm, and so in place of a you use the word n, right? Otherwise both have same meaning. This is all about article. Now let us come to the next small thing, apostrophe. Apostrophe, उच्चारण देखिए, स्पेलिंग देखिए। apostrophe क्या होता है? आप देखोगे जब कुछ शब्दों के बाद एक कॉमा लगा रहता है ऊपर, जैसे यहां लगा है, और फिर एस लिखा रहता है। क्या है ये जो ऊपर जो कॉमा लगा है और एस लगा है, ये क्या है? ये जो ऊपर जो कॉमा लगा हुआ है उसे एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। और उस कॉमा का मतलब क्या है? का, के, की। आदमी का, आदमी के, आदमी की, महिलाओं की। तो एपोस्ट्रॉफी एक तरह का कॉमा जो ऊपर लगा रहता है, जैसा यहां देख रहे हैं, और उसका अर्थ है का, के, की। ये तो आप समझ गए। अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें कि यदि सिंगुलर है आदमी का, तो क्या होगा? MAN एपोस्ट्रॉफी S। मैंने बताया ना, एपोस्ट्रॉफी के बाद S लगता है, एक कॉमा ऊपर और एस। आदमी का, तो एपोस्ट्रॉफी ऑफ मैन ना लिख करके हम क्या लिखते हैं? मैंस, MAN एपोस्ट्रॉफी एस। मैंस एम्बिशन नोज नो लिमिट्स। मैंस एम्बिशन, एम्बिशन माने उसका जो तीव्रता है, इच्छा, आदमियों की इच्छा की कोई सीमा नहीं है। Man's ambition has no limit. Man's ambition को हम कैसे लिख सकते हैं? The ambition of man. Of man के बदले man's लिख दिया तो एक अक्षर कम हो गया, एक स्पेस भी कम हो गया, दो कैरेक्टर कम होगा। तो ये कैरेक्टर बचाने के लिए इसका उपयोग होता है, और कुछ नहीं। लिखने में और बोलने में समय बचाने के लिए। दो कैरेक्टर कम हो गए तो समय कम लगा ना। तो ऐसे यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी में अपोस्ट्रॉफी एस लगा दिए तो उसका मतलब होता है का या के या की। आदमी का, मैंस। राम का, राम्स। सीता का, सीताज, SITA एपोस्ट्रॉफी एस, सीताज, राइट? सिंपल। लेकिन ये तो हो गया एक वचन। लेकिन यदि बहुवचन है आदमियों का, यहां तो हो गया MANS। और आदमियों का यदि है तो क्या होगा? तब हो जाएगा MEN एपोस्ट्रॉफी S। वहां ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेंस पावर, वहां पे बाद में एपोस्ट्रॉफी S। यदि बहुवचन है, दूसरे शब्दों में हम कहना चाह रहे हैं, यदि बहुवचन है तो एस के बाद एपोस्ट्रॉफी लगता है, ये ख्याल रखिए। एक वचन है तो एस के पहले एपोस्ट्रॉफी लगता है। नाउन के बाद एपोस्ट्रॉफी और फिर एस, कब? एक वचन में। नाउन के बाद एस और फिर एपोस्ट्रॉफी कब? बहुवचन में। मेन में तो बाद में ही आएगा। चाइल्ड और चिल्ड्रन, शूज, टेबल और टेबल्स। यदि मुझे टेबल का लिखना है तो टेबल एपोस्ट्रॉफी एस, टेबल का। और टेबलों का नंबरिंग कर देना, टेबलों की गिनती कर दो। तो टेबल और एस, उसके बाद एपोस्ट्रॉफी। ख्याल रखिए ये अंतर है। एपोस्ट्रॉफी क्या है समझ गए? एपोस्ट्रॉफी
ऊपर में दिया हुआ एक तरह का कॉमा, उसके बाद एस होता है यदि एक वचन है तो, और यदि बहुवचन है तो एस के बाद अपॉस्ट्रोफी होता है। लेटर्स यदि मुझे कहना एक चिट्ठी का जवाब दो तो LETTER अपॉस्ट्रोफी एस, और यदि चिट्ठियों का जवाब नहीं आया, चिट्ठियों का, तो लेटर एस उसके बाद अपॉस्ट्रोफी। मुझे चिट्ठियों के जवाब चाहिए, मुझे चिट्ठी का जवाब नहीं, मुझे चिट्ठियों का जवाब चाहिए, तो वहाँ पर ऑफ लेटर्स या ऑफ लेटर ना लिख करके मैं क्या लिखूंगा, लेटर्स, राइट। ये हो गया अपॉस्ट्रोफी, सिंगुलर और प्लूरल। अब और छोटी सी बात, एक एंड AND एंड मतलब और एक आगे आप देख रहे हैं एक चिन्ह बना हुआ है जो हम लोग बहुत यूज करते हैं, उसका मतलब भी एंड है, AND एंड, और दूसरा है एक एस जैसा उल्टा एस। दोनों में क्या अंतर है? पहला एंड जो है वो दो वाक्यों को जोड़ता है या दो उपवाक्यों को जोड़ता है, दो क्लॉज को जोड़ता है, और या दो चीजों के बारे में बताता है, राम एंड श्याम। AND एंड की बात कर रहा हूं, AND एंड, राम और श्याम, वह बाजार गया और खाना लाया, एंड ब्रॉट फूड, ही वेंट टू द मार्केट एंड ब्रॉट फूड, और ऐसे ही इस ढंग से इसका एंड का उपयोग होता है। लेकिन दूसरा वाला जो एंड है, इसका उपयोग केवल दो के लिए होता है, दो मतलब दो चीजों के लिए। राम एंड श्याम यदि है तो वहां पे या तो आप AND भी लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए वो एंड नहीं लिखा जाता। You are not to use this and for combining two sentences or two clauses. This and is used only for 1 plus 1, adding one with the other, immediately followed by the other. Ram and Sham, black and white, day and night, वहाँ पर there you can use and, आप ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पर ऐसा यूज करना बेहतर रहता है। लेकिन इसको कहाँ यूज नहीं कर सकते? वह बाजार गया और खाना लाया, he went to the market and brought fruit, no, wrong, he went to the market and and brought food। तो दोनों का उपयोग कब कहाँ होना है ये। अब इसके बाद हम सेकंड लास्ट पॉइंट पर, मैंने बताया बी जो है, बी के कई फॉर्म्स हैं, बी वर्ब है, वर्ब के कई फॉर्म्स हैं। कैसे? इज, वॉज, आर, वर, और एक और इज, वॉज, आर, वर, और एक और कौन सा था? आई के साथ जो यूज होता है एम। ये पांचों बी के फॉर्म है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज जो आपको जाननी है, बी के बारे में मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब का भी काम करता है। ही इज टॉल, ही इज टॉल में इज क्या है? मेन वर्ब, वह ऊंचा है। एंड ही इज गोइंग में इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। किसको हेल्प कर रहा है? गो को। क्या बता रहा है? टेंस बता रहा है, काल बता रहा है, किस समय की बात। इज मतलब वर्तमान की बात। ही इज गोइंग, वह जा रहा है। तो जा रहा जो क्रिया है उसको मदद कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है, तो वो हो गया हेल्पिंग वर्ब, इज वहां पर। और यदि ही इज टॉल, आई एम टॉल, तो यहां पे इज और एम क्या हो गए? मेन वर्ब हो गया। तो बी जो है वो मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। ऐसे ही हैव, आई हैव ए पेन, मेरे पास पेन है, यहाँ पे क्या है? आई हैव ए पेन। हैव यहाँ क्रिया है, मेन क्रिया है, मेन वर्ब है। और ही, दे हैव गॉन, दे हैव गॉन में हैव हेल्पिंग वर्ब है, वो गॉन को हेल्प कर रहा है। क्रिया क्या है? गॉन। हैव स्वयं में पर्याप्त क्रिया नहीं है, हैव भी क्रिया है, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब है, मदद करने वाली क्रिया है। दे हैव करके रुक जाने से वाक्य पूरा नहीं होगा।
एक मेन वर्ब आएगा, दे हैव गॉन। तो दे हैव गॉन में हैव हेल्पिंग बन जाता है और आई हैव ए पेन में हैव मेन बन जाता है। ऐसे ही डू, डिड, डन। आई डू दिस, मैं ये करता हूं। आई डू ईट, आई डू दिस। यू डू दैट, यू डू दैट, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, यू डू दैट। तो यहां पे डू क्या है? मेन वर्ब है। और कोई वर्ब दिख रहा है क्या इस वाक्य में? नहीं, पर वाक्य तो पूरा है। तो वाक्य पूरा कब होगा? जब मेन वर्ब हो और सब्जेक्ट हो। सो यू डू दैट में यू सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या है? डू। लेकिन डू हेल्पिंग वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। वो हेल्पिंग वर्ब कैसे हुआ? ही हैज डन दैट। तो दिस इज दिस वे। हेल्पिंग वर्ब के लिए यदि हम बोले डू को, डू यू गो, यू डू गो, दिस इज हाउ इट बिकम्स हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, मेन वर्ब को हेल्प कर रहा हो तो डू आएगा। एम आई क्लियर? तो दिस इज हेल्पिंग वर्ब। ये तीन प्रकार, तीन मोटे मोटे आपकी समझ के लिए यही तीन ऐसे वर्ब्स हैं इंग्लिश में जो हेल्पिंग वर्ब भी हैं और मेन वर्ब भी हैं।